उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही, वो इस रेफरेंस से ख़ास तौर पर ये बात की। चलिए जी, बच्चे काफ़ी आज के हमें इस वक्त 19 के लिए प्रेजेंट हैं। हमारा टॉपिक कल वाला कंप्लीट हो गया था जी। हमारा कुछ कहना चाह रहे थे जी। हमारा सिलेबस के लिहाज से जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, सिलेबस के लिहाज से हमारा अगला टॉपिक है जी इकोक्रेसीज। क्या बस चीज़ से वाक़िफ़ है पहले से क्या है ये? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? सिलेबस की वर्डिंग जो है सर क्या चीज है? इकोक्राइसिस सिलेबस की वर्डिंग है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो उसकी बात की है मैंने। मैं लिखने लगा हूँ जी, इसको आप देख लें पहले। जी, क्या आप इस नाम से वाक़िफ़ हैं पहले से? एनीवन? अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप देखें वाक़िफ़ है कि नहीं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और हैजर्ड्स। जी बिल्कुल, मुझे लगता है मैंने स्पेलिंग शायद गड़बड़ कर दी है या गड़बड़ लिख दी है। जी बिल्कुल, ये हमें स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है। ये अस्सलाम जी, ठीक हो गया जी। ये चूंकि सिलेबस ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया इको क्राइसिस जो जमा है, और सिंगल इसका इको क्राइसिस है। इसका सिंगल है इको क्राइसिस। जस्ट अ मिनट, एक मिनट yes, sir. जी, हमारा टॉपिक है जी इको क्राइसिस और उसकी जमा इको क्राइसिस, और इरसा ने अभी इसको जो डिफाइन किया आसान से लफ्जों में इसका तारुफ पाया। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इको फ्रॉम इकोलॉजी, इकोलॉजिकल क्राइसिस। क्राइसिस बहुत ही मशहूर लफ्ज़ है। जैसे आजकल पाकिस्तान में एजुकेशन क्राइसिस में है, पूरी की पूरी एजुकेशन, पूरा एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट्स, हर चीज़ एक क्राइसिस में चली गई है। और बुनियादी वजह बेसिकली कोरोना था प्लस अदर वजूहात जिनसे आप वाकिफ हैं कि क्या हो रहा है। बहरहाल चूँकि इस वक्त हम एजुकेशन क्राइसिस की बजाय इकोलॉजी क्राइसिस को स्टडी करना चाह रहे हैं। मैं पहले पाकिस्तान से और फिर पूरी दुनिया से इसको डिस्कस करेंगे। आपके ख्याल में इकोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्राइसिस कौन सा आपके ख्याल में? सर वो पॉपुलेशन। दो जवाब आए हैं। एक तरफ से वाटर पोल्यूशन आया है और एक तरफ से ओवर पॉपुलेशन है। दोनों ही बातें दुरुस्त हैं, लेकिन क्योंकि क्राइसिस बहुत सारे हैं, आपने डिसाइड करना है कि आपके ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी। इकोलॉजी याद रखिए, हम इकोलॉजी के लिहाज से बात कर रहे हैं। अगर हम इकोलॉजी से बाहर निकल गए तो फिर तो हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर तरफ क्राइसिस ही क्राइसिस है। इकोलॉजी के लिहाज से हम डिस्कस करें। दोबारा सोचिए। एयर पोल्यूशन। अनम ने जवाब दिया, जब अनम बहुत दिनों बाद जवाब आया है अनम की तरफ से। ठीक है, एयर पोल्यूशन भी है। अब रीज़न ये है कि चूंकि अगर आपने पोल्यूशन को सेपरेट करना शुरू कर दिया
तो ये बहुत चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम सारे के सारे मिलकर इकट्ठा एक ही लफ्ज़ लिख लें, पोल्यूशन, तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम गरीब मुल्कों में और मजमूई तौर पर सारी दुनिया के। तो अब बजाय इसके कि वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये हम करें, अब इकट्ठा एक ही लफ्ज़ है पोल्यूशन। पोल्यूशन एक मेजर इको क्राइसिस है पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी। और कुछ अब कोई और पार्ट के तो पोल्यूशन सारा डिस्कस हो गया। आगे चलते जी, थिंकिंग। अब लोग, आप चूँकि इस सेमेस्टर हम बहुत सा पढ़ चुके हैं, बहुत थोड़ा कुछ रह गया है, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप चीज़ों को सोच सकें, जवाब दे Sir, सकें। inadequate supply of drinking water. ये चूँकि पोल्यूशन के अंदर भी इसको हम कह सकते हैं, पोल्यूशन में हमारा टॉपिक था पानी के हवाले से, उस लिहाज से इसको हम सेपरेट अगर ना भी रखें तो गुजारा हो सकता है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ इंसानों के रेफरेंस से है स्पेसिफिकली, और ज़ाहिर है कि बहुत खास मुद्दा है, लेकिन चूँकि उसका ताल्लुक डायरेक्टली पोल्यूशन के साथ, हम उसको उसी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। सर बायोडाइवर्सिटी। नहीं, बायोडाइवर्सिटी तो प्रॉब्लम नहीं है। बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंज आई है, क्या प्रॉब्लम पैदा हुई है, भी कह सकते हैं, लेकिन सर वो ग्लोबल वार्मिंग, जी ग्लोबल वार्मिंग। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। चलें, अब ये प्रॉब्लम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। मैंने इसलिए कहा था कि पहले पाकिस्तान को सामने रखें। आपकी बात को हम शामिल करेंगे, लेकिन नीचे ले जाएंगे थोड़ा सा। ये नहीं बहुत ये पाकिस्तान के लिहाज से नंबर 1 पे नहीं आ रहा है। पोल्यूशन बाकी स्टार्ट पे आना चाहिए। और कोई दोबारा से, चूँकि पोल्यूशन का जिक्र आ गया है, ओवर पॉपुलेशन का जिक्र आ गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है 3, अर्बनाइजेशन है 4, ये बाकी सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस है। पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। जी ये आतिफ ने जवाब दिया है। अब डिफॉरेस्टेशन मसला ये है कि ये आजकल ऐसा सच नहीं है, ये काम पहले ही हो चुका हुआ है, पिछले 500 साल में इतना कुछ हो चुका हुआ है कि अब जंगल तो रह नहीं गए हैं पाकिस्तान। ये तो जो कहते हैं ना कि ये हाथी तो गुजर चुका हुआ है, हमने हमारा जो जंगल थे वो हाथी थे, हमने हाथी सारा मार दिया, सिर्फ उसकी दुम बाकी रह गई। पाकिस्तान में तकरीबन किताबों में 2% लिखा नजर आता है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में सिर्फ 1% फॉरेस्ट रह गए हैं। हमने तो फॉरेस्ट का सफाया कर दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर हुकूमत करती है जी, सबका हुकूमत खजाने का सफाया करती है। तो हमारी कौम ने, बल्कि हमारी कौम क्या, पाकिस्तान बनने से 500 साल पहले से लेके अब तक इस इलाके में बसने वाले बाशिंदों ने जंगलों का सफाया कर दिया। करप्शन इस इलाके में फूट फूट कर भरी हुई है जी। अब बहुत सी चीजें आपके जहन में हैं, मैं सबको लिख के देता हूँ जी। Energy crisis or जी बिल्कुल। एनर्जी क्राइसिस जो है वो दो लिहाज से, एनर्जी क्राइसिस बेसिकली इकोलॉजी के लिहाज से नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक इकोलॉजी से है। उसकी रीजन कि मसलन अभी आज सुबह जब मैं बैठा हुआ था तो 7 से लेकर 8 तक पूरा 1 घंटा बिजली बंद रही है, और बिजली बंद हो, पंखा बंद हो, पता चल जाता है कि क्राइसिस क्या होता है। लेकिन ये ह्यूमन क्राइसिस है, ये इसकी वजह इकोलॉजी नहीं थी। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वो बनाते हैं, फर्स्ट कि आपने डैम बनाया है गलत कंस्ट्रक्शन से, या आपने पावर स्टेशन जो है एक बनाया है जो प्रॉपर नहीं है और उसमें से धुआं निकल रहा है और आसपास में पोल्यूशन हो गया, तो उस रेफरेंस से होगा। एज सच एनर्जी क्राइसिस इकोलॉजी का हिस्सा नहीं होगा जी। पोल्यूशन हो गया जी। ओवर पॉपुलेशन का जवाब किसने दिया था जी? ओवर पॉपुलेशन का आंसर दिया था किसी ने, किसने दिया था सर ओवर पॉपुलेशन। जी? ये सर मैंने आंसर दिया दिया। जी, बिल्कुल ठीक है जी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये लफ्ज़ डिस्कस हो चुका हुआ है इससे पहले, और ये मैंने यहाँ पे शामिल किया है जी। अब हो गया जी पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इतने टॉपिक्स हो चुके। और अभी जो बच्चे कुछ जवाब दे रहे थे जी, और कौन कौन सा था इसमें? एक ने अर्बनाइजेशन का भी नाम दिया था, अर्बनाइजेशन स्पेसिफिकली नाइजेशन, ठीक है, ये हो गया जी। और जी इसका किसी और भी जवाब आया था कोई, इसके अलावा कौन सा था जी? ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन पोल्यूशन के अंदर आ जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग कहा था मैंने। ग्लोबल वार्मिंग को भी हम पोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं, जो ठीक है आपका। ग्लोबल वार्मिंग को भी हम पोल्यूशन में ही ले जाएंगे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस कॉलेज। और भी कुछ सोचे मजीद?
सर सॉइल इरोजन हो सकता है। सॉयल इरोजन बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सॉयल इरोजन है बिल्कुल है, लेकिन एक ये मेजर नहीं रहा है और ये सिर्फ लिमिटेड इलाकों में है इस वक्त। चलें इसको अगर हम शामिल सर करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो भी सीधी पोल्यूशन में घुस जाएगी। इंडस्ट्रिएशन इज पार्ट ऑफ सर प्रिडेशन हो सकता है। रेडिएशन की पोल्यूशन के अंदर आ जाएगी। ये सॉइल इरोजन को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा तो नहीं रह गया, इरोजन ये लिख गया, क्या हो गया आपको? सॉइल EROSI। चलेंगे, अब ये टॉपिक हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं। अब मैं तकरीबन मेजॉरिटी पहले से पढ़े हुए हैं। हमने यहाँ पे इनको समराइज करना है अपने इस क्वेश्चन। फर्स्ट कीजिए एक क्वेश्चन आता है, और ये अभी तक मुझे आप लोगों में नहीं बताया जी, मैंने ये कहा था कि आखिरी 2-3 चैप्टर हमने पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, इसके हवाले से क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन, खासतौर पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आया हो, उसको हम स्पेशली डिस्कस कर सकें। अब हेडिंग आपके सामने है। ओके सर। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ हेडिंग जो है दे दी हैं, इनमें से मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी हैं। मसलन हम नंबर 1 पे पोल्यूशन को रख लेते हैं। पोल्यूशन आपके लिए चलो मारूफ है। हमने पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को मुकम्मल तौर पर स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हमने इसमें पढ़ी हुई है। अब पाकिस्तान में पोल्यूशन और सबसे बड़ी रीज़न आपको याद होगा, ये बात तो हो चुकी हुई है और एक बार फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि हमारे यहाँ अगर जो उसका ताल्लुक इकोलॉजी से नहीं है, लफ्ज़ है करप्शन। एक्चुअली हमारी इकोलॉजिकल क्राइसिस का जो जिम्मेदार है वो भी करप्शन है। हर चीज़ के नीचे से, हर चीज़ के पीछे से मुहावरा पंजाबी का कि एक इट पुट्टो तो थल्लों की निकलेगा। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को उठाएं उसके अंदर से करप्शन निकलेगा। हमारे तमाम मसाइल जो उसमें पोल्यूशन भी शामिल है, वो सारे के सारे करप्शन से रिलेटेड हैं। वो किस तरह से हमारे यहाँ लॉज बनते हैं, लॉज छोड़े हमारे यहाँ तो आइन भी बनता है, तो वो भी करप्शन बेस्ड होता है। जो पाकिस्तान में अब तक आपके शायद नॉलेज में नहीं होगा, आप लोग अगर कम कम स्टडी करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद पहले 10 साल लगे 1947 से लेकर सिर्फ एक काम। पाकिस्तान बनने के बाद 2-3 काम अच्छे हुए हैं, सिर्फ एक अच्छा काम हुआ था। पहली असेंबली सिर्फ एक अच्छा काम कर सकी और वो अच्छा काम था, उर्दू में उसको करारदाद मकासद कहते हैं, उसको पास किया गया। वो मुख्तलिफ आइन में बतौर सिर्फ दिबाचे के, उसको बजाय इसके तो उसको आइन का हिस्सा बनाया जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही किया हमने इसके साथ जैसे बीइंग मुसलमान हम लोग कुरान पाक से कर रहे हैं। हमने कुरान पाक को सब्ज रंग के गिलाफ में बंद करके अलमारी में ऊपरले खाने में रख दिया जिसकी बेदबी ना हो। ज़्यादा ज़्यादा ये होता है कि कभी इसको खोल के चूम लिया, चूम के फिर ऊपर रख दिया। ये हमने कुरान पाक कर किया है और ऐसा ही कुछ हमने करारदारी मकासद के साथ किया है। बजाय उस पर अमल दरामद करने के, उसको पहले तो हमने आइन में एक खुटे लाइन लगा के रखा, यानी दिबाचे में शामिल रखा। जनरल ज़ियाउल हक ने, लोग जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल उसने बहुत अच्छा काम किया कि उसने उस करारदाद मकासद को बाकायदा आइन का हिस्सा बना। लेकिन जो अमल दरामद वाली बात है वो फिर भी उस पर अमल दरामद अब तक नहीं हो सका है। वो सिर्फ दिखाने की हद तक ही है अभी भी, क्योंकि आइन के अंदर बहुत सी ऐसी शिकें रखी गई हैं जिसका मकसद यही है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तंग किया जाए, निचोड़ा जाए और जो ये काम कर रहे हैं उनको कोई पूछ ना सके। नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस्लाम सिर्फ कुरान पाक को चूमने की हद तक है, जिससे आगे कुछ कहीं भी नहीं है। अब उसका जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, करप्शन, चूँकि इस्लाम का जो बुनियादी निज़ाम है उसमें एक बहुत अहम चीज़ है, वो है इंसाफ। जब तक अदल और इंसाफ नहीं होगा तब तक कोई भी मसला हल नहीं हो सकता है, क्योंकि अदल इंसाफ का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। अब
किसी कोई अहम मुकदमा हो, हाई कोर्ट से नीचे वाली अदालतें तो कुछ करती ही ना, कर सकती हैं। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, फर्ज कीजिए कि स्टूडेंट के साथ कोई मसला हो गया, वो अगर हाई कोर्ट में जाना चाहें तो हाई कोर्ट का जो अच्छा वकील है वो मिनिमम 50 लाख रुपए मांगता है। मिनिमम 50 लाख का है, मैंने कम अज कम 50 लाख रुपए दे के आप अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कम अज कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब कौन सा आम आदमी है जो अपने बात को किसी अदालत तक लेके जा सकता? छोटे छोटे जो तहसील और ज़िले की लेवल के मुकदमा हैं, यहाँ भी वकील जो है वो 50,000 और 1 लाख से कम बात ही नहीं करते। कहते जी इन्हें पैसे दो तो फिर गल अगे टुरेगी। ये हमारा निज़ाम इंसाफ है, और जब ये हो तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा जो हमारा टॉपिक है, इको क्राइसिस, पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन एंड साइल इरोजन। लुटो और फुटो, ये स्ट्रेटजी है जो चल रही है हमारे यहाँ पिछले 70 सालों से। और चूंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जितना मर्जी इसाकार नामी एक चीज़ मुल्क की मुश्किल को तबाह करके बाहर चला गया, उसके खिलाफ किसी ने क्या कर लिया, कोई पूछने वाले नहीं। जो जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से कानून बनाते ही, कानून का मतलब जो आम कानून होते हैं वो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, अवाम की राह बहबूद के लिए बनने वाले कानून ना होने के बराबर है। और ये हमारा टॉपिक साथ साथ दूसरे वाला पॉलिटिक्स, इकोलॉजी और पॉलिटिक्स दोनों साथ करके चल पड़े हैं। अब पोल्यूशन के हवाले से चंद चीज़ें और कुछ लाज बनाए गए, बल्कि एक वजारत बनाई गई, आपको याद होगा नाम रखा गया था वजारत माहौलियात, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो कुछ करते रहे हैं जब वो बने थी उस दौर में, वजारत माहौलियात। ये बड़ा मशहूर मारूफ दौर था, 10% वाला दौर, अगर आप उस नाम से वाकिफ। वो 10% बढ़ते बढ़ते 90% तक जा पहुंचा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका। होता यह है कि फर्ज कीजिए एक फैक्ट्री धुआं निकाल रही है, कानून के मुताबिक फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेसिपिटेटर्स या फिल्टर्स यूज़ करें ताकि पोल्यूशन वहाँ से बाहर ना निकले। बल्कि इसमें फिर वही बात आ जाएगी खामी की, क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब याद होगा पीछे हम बात कर चुके कि फैक्ट्रीज लगाने के लिए बेहतरीन जगह वो है जहाँ आसपास आबादी ना हो। अब वहाँ पे सहराई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बलूचिस्तान में बहुत वसी रिज जगह है। अब बलूचिस्तान में जहाँ पे आपकी माइंस मौजूद हैं, माइन जहाँ पे कानकुनी हो रही है, और फर्ज कीजिए तांबा निकल रहा है, जिस जगह से तांबा निकल रहा है उसके करीब ही मुनासिब जगह तलाश करके आप उसकी एक्सट्रैक्शन का अमल, उसकी रिफाइनिंग का अमल, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाएं। और चूँकि वहाँ पे ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाली पड़ी है जिसका और कोई इस्तेमाल नहीं, वहाँ पे जब वो तमाम लोग जो वहाँ पे आएंगे उनके लिए आप वहाँ पे करीब ही एक छोटा सा टाउन जो है वो बना दें, जहाँ पे उनको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए, जिसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी शामिल हो। तो हर बंदा वहाँ पे जाके रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं 2 सड़कों का नाम लूँगा। पहली सड़क है लाहौर से गुजरांवाला जीटी रोड, मुशीरोमार रोड। इस जीटी रोड का सत्यानाश हो चुका हुआ है कि पूरे रास्ते में हर जगह पे सड़क के दोनों तरफ आबादी ही आबादी और फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं छोटी छोटी। और उसका रिजल्ट कि अगर आप बाई चांस लाहौर से गुजरांवाला जाना चाहें तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम खर्च होगा, दरमियान में इतने कस्बे और इतनी वो पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग के वहाँ पे फासला थोड़ा है और तय करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। उदाहरण मिस प्लानिंग, मिस मैनेजमेंट, करप्शन, पोल्यूशन, वो सारा कुछ इकट्ठा हो गया एक सड़क के ऊपर। बजाय इसके कि वहाँ पे, जैसे पहले कह चुका हूँ कि किसी मुनासिब जगह पे, ऐसी जगहों पे जहाँ ज़री ज़मीन है और आपने ज़री ज़मीन पे घर बना दिए, ज़री ज़मीन पे आपने फैक्ट्रियाँ लगा दी, तो ये आपने तबाह कर दिया है अपने मुल्क की मीशत को, इकानमी को। ये है जी हाँ, पोल्यूशन के लिहाज से दूसरी फैक्ट्रीज की बात होगी। पहले तो कानून थे ही नहीं, अगर बने भी हैं अब उस पर अमल दरामद किसने कराना है, जिस महकमे ने अमल दरामद कराना है वो महकमा क्या करता है,
उसके नुमाइंदे क्या करते हैं, वो जाते हैं, जाके देखते हैं, उनको कहते हैं जी देखो एनजीओ हो रहा है। तो अंडर हैंड डील, अगर आप समझते हैं क्या होती है, ये अंडर हैंड डील चल रही होती है, इसको मोको सिस्टम कहते हैं, और आंखें बंद हो जाती हैं, यानी मसले से नजर फेर हो जाती है। इस हद तक होता है कि वो लोग जो पॉइंट आउट करते हैं इस तरह के मिसाल, उनका भी बुनियादी मकसद करप्शन ही होता है। इंडिकेट किया जी ये ऐसा हो रहा है, इन्हें वैसे दो, वैसे चुप हो जाते हैं, ये सिस्टम है जो हमारे यहाँ। बहरहाल ये है जो पोल्यूशन और उसकी काजेज शहरी इलाकों के करीब, बल्कि शहरों के अंदर, अब शहर के अंदर की बात आ जाए, मैं नंबर 1 पे गुजरांवाला का नाम दे रहा हूँ, नंबर 2 पे सियालकोट का नाम दे रहा हूँ, मैंने लाहौर का अभी नाम नहीं लिया बल्कि सिर्फ 2। अब इन 2 शहरों में गुजरांवाला, सियालकोट और इवन गुजरांवाला से आगे वजीराबाद वगैरह के जो छोटे कस्बे हैं, यहाँ एक कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि घरों के अंदर लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं छोटे पैमाने पे, छोटे छोटे पुर्जे तैयार कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ और लोगों को उन पुर्जों को जोड़ से मशीन, जैसे फैन है, पंखे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, गुजरांवाले के इलाके में खासतौर पर। अब फिर वही बात है कि असूली तौर पर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ है, हाँ वो छोटे पैमाने पे है, बड़े पैमाने पे है, किसी भी सूरत में उसको किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए। और देखें कि अब चूंकि एसओपी का लफ्ज़ बहुत ही मशहूर मारूफ हो चुका है, एसओपीज जो है तयशुदा है, पूरी दुनिया में तयशुदा है पहले से, सिर्फ उनको सामने रख के अमल दरामद की जरूरत होती है। हमारे यहाँ कोई भी काम करना हो, अब यही मिसाल लीजिए, एजुकेशन की मिसाल दोबारा लीजिए, एसओपी तो इस्टेब्लिश है पहले से। अब स्कूल कॉलेज खोलने पे, यूनिवर्सिटी खोलने पे, अभी जो कल परसों मीटिंग हुई है उसमें फिर उन्होंने जी हम इसको डिले कर रहे हैं। जब सब्जी मंडियों में भड़बस मचा रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलना है, और भी बाजारों में या देखिए कि कोरोना से डराया ज़्यादा गया है। एक्चुअल आपने देख ही लिया होगा, 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, टोटल 2 लाख, 22 करोड़ में 2 लाख का मतलब है 1 करोड़ में से 1 लाख बंदे इफेक्ट हुए हैं। ये भी इफेक्ट हुए हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव है। अगर ये देखें कि उसमें से सीरियस कंडीशन कितनी है, कितने लोग दाखिल हुए हैं एक्चुअल हॉस्पिटल्स में, तो उनकी तादाद टोटल मरीजों का 1% भी नहीं, क्योंकि सीवियर कंडीशन बहुत कम लोगों की होती है। सर जिन सारों का बता रहे हैं वो भी जरूरी तो नहीं है कि कोरोना के ही मरीज हो, दूसरे भी तो होते हैं, उनको खुद ही मारी जा रहे हैं और कह रहे हैं कोरोना है। इसमें कॉम्प्लिकेशन है, होता यह है कि ये तो जो है इसमें जो कोरोना फैल रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोगों को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर हम पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो 22 करोड़ में से अगर 2 लाख लोगों को कोरोना हो गया, अब कोरोना ये वाला वो कोरोना है जो सिर्फ पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव है जिनका, मैं पहले कह चुका हूँ कि जिनका टेस्ट पॉजिटिव होता है उसके बावजूद 100 में से बड़ी मुश्किल से 3 या 4% लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव है। 100 में से सिर्फ 3-4% कह लीजिए जिन लोगों को अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पेश है। इसका मतलब है कि वो इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना इसको हवा बना के पेश किया। याद रखिए कि जहाँ पे ज्यादा डेथ रेट आपको नजर आ रहे हैं ना, अमेरिका में, इटली में, ऐसी जगहों पे, उसमें 2 चीजें हुई हैं एट ए टाइम। नंबर 1 पे जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं, चूंकि वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85-90 की रेंज में है, और जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं जो पहले से बीमार थे किसी न किसी वजह से, उनका डेथ रेट ज्यादा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे ही बहुत कम है, और मेजॉरिटी लोग जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, मजदूर किसान लोग हैं, उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो तो मुतासर बहुत ही कम हो रहे हैं। और हालांकि एक और भी प्रॉब्लम है कि वो एहतियात नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा जिसमें खुद इम्यूनिटी ज़्यादा है वो तो एहतियात नहीं कर रहा, लेकिन वो एक बम है, बम इंग्लिश में, उर्दू में बम कहते हैं। वो इसलिए बम है कि अगर वो मास्क नहीं पहन रहा है, ग्लव्स नहीं पहन रहा है, तो वो जहाँ जाएगा वो जरासीम फैलाएगा। ये वजह है। लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, मसले का हल मास्क का पहनना, ग्लव्स का पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग है। अब स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में बच्चे, जो कमरे काफ़ी बड़े बड़े हैं, बच्चों को फासले बिठाए जा सकते हैं। एग्जामिनेशन जो बंद करवाए गए हैं, अगर सब्जी मंडियों में कोरोना नहीं फैला है
तो एग्जामिनेशन सेंटर में तो बच्चे पहले दूर बैठे थे, आप उनको मुझे दूर कर दें। एक कमरे में पहले 40 बच्चे थे, आप वहाँ पे 30 बच्चे कर दें, 20 बच्चे कर दें, कमरा एक एक ज़्यादा कर दें, इम्तहान हो सकता था, कोई मसला नहीं था। बगैर इम्तहान दिए डिग्री आप दे देंगे, जैसा कि फैसले किए गए हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा इसका पता अभी के मुहावरे के मुताबिक उसको चलेगा। वो मुहावरा ये है जी कि औलिया का खादा, औले आमले को कहते हैं, अगर आमले अपने खाए हुए हैं तो उसका पता बाद में चलता है कि उसने क्या फर्क किया। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे जो फैसले किए गए हुए हैं बगैर इम्तहान लिए रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट जब निकलेगा वो उस वक्त देर हो चुकी है जी। पोल्यूशन को सर हमें ये हमारा ये 6 ये सेमेस्टर जो जारी है ये एंड कब हो रहा है? ये तो जिन्होंने जारी करवाया है उनको भी नहीं पता। सर इस तरह तो कल वाली जो मीटिंग हुई अनाउंसमेंट उसके मुताबिक तो हमारी यूनिवर्सिटीज भी जो है उन्होंने यूनिवर्सिटीज का नाम लेके बकायदा कहा कि 15 तक तो वो भी ओपन नहीं होंगी। नहीं उसमें वर्डिंग क्या आप क्या नहीं, उसमें जो वर्डिंग थी इम्तिहान के हवाले से थी कि दे कैन टेक एग्जामिनेशन, वो इस अरसे में इम्तिहान ले सकते हैं, ये कहा है। अब मसला ये है कि ये मसले का हल नहीं है, उनको ऑर्डर करना चाहिए था जी आप फौरी तौर पर जो आपके साबिका इम्तिहान है वो पहले तो वो लें और फिर उसके बाद आगे मैनेज करें। और मसला फिर वही है कि जो लोग फैसला करने वाले हैं, क्या उनके साथ कोई डॉक्टर बैठे हुए थे, क्या किसी डॉक्टर ने उनको बताया है कि हम ऐसे करके इसको चला सकते हैं। जब टेक्निकल एक्सपर्ट ऐसे बंदे जब टेक्निकल चीज़ों के फैसले करेंगे जिनको एजुकेशन की ABC नहीं आती है, एजुकेशन का मिनिस्टर, वो मैंने जो मिसाल दी थी कि एक ऐसे बंदे को अब जीरे तेल लगा दें जिसको सिर्फ इतना बताओ जी मिट्टी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, ऐसा बंदा जब तेल का मिनिस्टर लगेगा तो फिर वो तेल के साथ क्या कुछ करेगा, वही कुछ हमारी एजुकेशन के साथ हो रहा है। अगर सब्जी मंडियों में कोरोना नहीं फैला है, गल्ला मंडियों में कोरोना नहीं फैला है, तो फिर तालीमी इदारों में जहाँ बच्चे पहले ही, और ख़ासतौर पे तालीमी इदारे वो जगह हैं जहाँ जो लोग हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या देखिए जब मैं बच्चे का इस्तेमाल करता हूँ तो स्कूल के बच्चे पढ़ाते हैं। एज के लिहाज से आप भी मेरे लिए बच्चे हैं, बल्कि छोटे बच्चे हैं, तो जहाँ पे आप जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हों जिनको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज़ है, मास्क का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे होनी चाहिए थी जैसे दुकानों में हो रहा है कि दुकान में एक खातून घुसती है अपने 6 बच्चों को लेके, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हो, और एक खातून नहीं, इस तरह की 10-10, 12-12 खातून ईद के मौके पे वो रमज़ान के आखिरी जो था जब ये लॉकडाउन खुला है ये बाज़ारों में हो गए, अब भी ऐसे ही हो रहा है। किसी दुकानदार ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी गाहक ने मास्क नहीं पहना हुआ, वहाँ पे कोई SOP नहीं है। एजुकेशन वो कह रहे हैं जी SOPs और सर आज फ्राइडे है। जी बिल्कुल जी, आपने याद करा दिया जी, टाइम तो खत्म हो गया हमारा, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। वेरी गुड, चलिए जी बहुत अच्छी बात है जी, फ्राइडे है तो मौजे करें जी, मौज